तो कहानी शुरू होती है और हमें समंदर के बिल्कुल बीचों बीच एक कश्ती को दिखाया जाता है जिस पर एक आदमी था और वो काफी अरसे से इस कश्ती पर रह रहा था। अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में। इसका नाम मैरिनर होता है। इसने इस कश्ती को बिल्कुल अपने घर की तरह बनाया हुआ था और यहाँ इसे इसलिए रहना पड़ रहा था क्योंकि ये वो वक्त है जब सारे ग्लेशियर्स पिघल गए हैं और पानी का लेवल काफी बढ़ गया है, जिस वजह से जमीन का तो नामो निशान तक नहीं रहा, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी। तो अब ऐसे में वो लोग जो जिंदा बचे हैं वो कश्तियों और बहरी जहाजों में रहकर समंदर में भटक रहे हैं, मगर इन्हें अभी भी उम्मीद है कि दुनिया के आखिरी हिस्से में ठोस जमीन मौजूद है जहाँ जाकर ये लोग आबाद हो सकते हैं और आसानी से वहाँ जिंदगी गुजार सकते हैं। इसके बाद मैरिनर खाने की तलाश में पानी में जाता है मछली वगैरह पकड़ने के लिए। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता तो वो वापस अपनी कश्ती पर आ जाता है। तभी उसे एक दूसरी कश्ती नजर आती है तो वो उस कश्ती के मालिक से बात करता है। वो कहता है कि समंदर का ये असूल है कि जब दो अजनबी समंदर में मिलते हैं तो वो एक दूसरे की मदद करते, एक दूसरे के साथ अपना सामान अदली बदली कर सकते हैं। मगर वो दूसरा आदमी मना कर देता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ अपना कोई भी सामान बदलना नहीं चाहता, ना ही मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जिसके बाद वो अपनी कश्ती लेकर वहाँ से निकलने लगता है। दरअसल बात ये है कि उसने मैरिनर की कश्ती से माल्टे चुराए थे। उसे लग रहा था कि वो बहाने से मुझे अपने पास बुला रहा है तो बात ज्यादा ना बढ़े इसलिए वो जाना ही जरूरी समझता। इतनी ही देर में वहाँ कुछ समुद्री लुटेरे भी आ जाते हैं। फिर वो कश्ती वाला आदमी जब थोड़ी ही दूर जाता है तो मैरिनर को उसके माल्टे दिखाकर चिढ़ाने लगता है, जो देख मैरिनर को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी कश्ती तेजी से उसके पीछे भगाने लगता है। वो उस आदमी की कश्ती पर हमला करके उसे तहस नहस कर देता है और खुद यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद समुद्री लुटेरे भी उस आदमी के काफी करीब आ गए थे। वो उस पर हमला करके जान से ही मार डालते हैं। इसके बाद मैरिनर समंदर में मौजूद एक कबीले के पास जाता है जहाँ वो इस कबीले को दरअसल अपना सामान बेचने आया था, मगर वो लोग इसका सामान खरीदने से मना कर देते क्योंकि उसके सामान में काम का कुछ नहीं था, सब बेकार था। जिसके बाद वो उन लोगों को एक बड़ी सी बोतल में रखी मिट्टी दिखाता है, जो देखने के बाद कबीले का सरदार उसे अंदर आने का कहता है। असल में हर जगह पानी होने की वजह से मिट्टी काफी महंगे दामों बिक सकती और मिट्टी की मांग भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि उसमें अनाज उगाया जा सकता है। उस मिट्टी की कीमत लगाई जाती है तो वो लोग मैरिनर को उसके बदले 4 सिक्के देने की बात करते, मगर मिट्टी क्योंकि बहुत नायाब थी इसलिए मैरिनर उसके लिए 8 सिक्के मांगता है, जिस पर वो लोग मान भी जाते हैं और उसे सिक्के दे दिए जाते हैं। जिन पैसों को लेकर वो वहीं बनी एक दुकान पर जाता है सामान खरीदने के लिए, मगर हम देखते हैं कि वो दुकान तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी क्योंकि वहाँ खरीदने के लिए चंद चीजों के अलावा और कुछ नहीं था। मैरिनर वहाँ से कुछ पानी और टमाटर का पौधा खरीदता है क्योंकि पानी की भी किल्लत थी और समंदर का पानी तो पिया ही नहीं जा सकता था। जिसके बदले में वो अपने आधे पैसे उस दुकान के मालिक को दे देता है। उसका नाम था हेलन। अब जब मैरिनर वहाँ से जा रहा था तो कबीले के कुछ लोग एक लड़की को लेकर उसके पास आते हैं और कहते हैं अगर तुम इस लड़की से शादी करोगे तो यहाँ से तुम जो चाहे ले जा सकते हो। अब कबीले के लोग ऐसा इसीलिए चाहते थे क्योंकि मैरिनर काफी बहादुर और ताकतवर था, जबकि उसके मुकाबले में इस कबीले के लोग बुज़दिल थे। इसीलिए उन लोगों का मानना था कि शादी के बाद मैरिनर का जो बच्चा होगा वो भी उसकी तरह ही बहादुर होगा, मगर वो इसके लिए साफ साफ मना करके वहाँ से जाने लगता है। जो देख कबीले वालों को लगता है कि जरूर मैरिनर कोई इंसान नहीं बल्कि जल परी है क्योंकि वो इतने वक्त से अकेला अपनी कश्ती में भटक रहा था और आज अगर उसे मौका मिल रहा था शादी करने का तो उसने मना कर दिया, जबकि अगर वो सच में इंसान होता तो उसके लिए कभी इनकार न करता। तो वो लोग उसे वहाँ से जाने नहीं देते और उसे पकड़ लेते। तब उनमें से एक आदमी मैरिनर के कान के पीछे एक निशान देखता है जो कि जल परियों के कानों के पीछे ही होता है। जो देख वो आदमी घबरा जाता है और उसे पानी में फेंक देता है। जिसके बाद वो लोग उसे पानी से निकालकर एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। वो लोग अब उसे पानी में डुबोकर मारने का सोचते हैं क्योंकि ये लोग किसी भी इंसान को मारने के बाद उसके जिस्म को खाद के तौर पर इस्तेमाल करते थे और मैरिनर को मारने के बाद उसके जिस्म के साथ भी वो यही करने वाले थे, मगर इससे पहले वो ऐसा करते कुछ समुद्री लुटेरे इनके कबीले पर हमला कर देते हैं। तब हड़बड़ी में सब लोग इधर उधर भागने लगते। अब ये कोई मामूली लुटेरे नहीं थे बल्कि काफी खतरनाक और अमीर थे क्योंकि इनके पास काफी बड़े बड़े और महंगे हथियार थे। इसके अलावा उड़ने वाले कुछ जहाज भी थे जो कि इस वक्त में किसी के पास भी नहीं थे। वो लोग अपने हथियारों से कबीले पर लगातार गोलियां चलाते हैं जिस वजह से उस कबीले का बुरा हाल हो जाता है। वहाँ धुआं उठ रहा था, सब कुछ टूट गया था, पूरी तरह कबीला तहस नहस हो चुका था। फिर जब वो दुकान की मालिक हेलन मैरिनर को डूबते हुए देखती है तो उसके पास आती है और उसे कहती है मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, मगर इसके लिए तुम्हें मुझे अपनी कश्ती पर ले जाना होगा। जिसके लिए वो मान जाता है। तब फौरन ही हेलन पिंजरे का ताला तोड़कर उसे बाहर निकाल देती। जिसके बाद वो हेलन और उसकी बेटी को वहाँ से
निकाल कर अपनी कश्ती में ले आता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि हेलन की बेटी की कमर पर एक टैटू है जो कि दरअसल एक आइलैंड का नक्शा है और ये वो जगह है जहाँ ठोस जमीन है और ये लोग वहाँ आबाद हो सकते हैं। यहाँ हमें ये राज पता चलता है कि मैरिनर सच में एक जल परी ही है, इसीलिए वो पानी में सांस भी ले सकता है। वो हेलन से कहता है कि तुम या तुम्हारी बेटी में से किसी एक को मरना होगा क्योंकि हमारे पास पीने के लिए पानी बहुत ही थोड़ा है और अगर तुम दोनों में से कोई एक ना मरा तो प्यास की वजह से हम तीनों ही मर जाएंगे। ये सुनकर हेलन काफी परेशान हो जाती है पर वो कैसे भी करके मैरिनर को मना लेती है खुद को और अपनी बेटी को जिंदा रखने के लिए। इसके बाद हम खतरनाक लुटेरों के सरदार को देखते हैं जो एक आंख से अंधा था लेकिन काफी गुस्से वाला था। वो अपने लोगों से कहता है कि कैसे भी करके मुझे वो बच्ची चाहिए जिसके पेट पर वो नक्शा है। जिसके बाद वो अपने सभी साथियों को ढेर सारे सिगरेट्स देकर मजे करने को कहता है। उनके साथ साथ वो खुद भी एंजॉय कर रहा था लेकिन तभी एक बूढ़ा आदमी आकर उसे कहता है सरदार जहाज का तेल कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। जो सुन सरदार गुस्से से भर जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि वो अंधा होने के साथ साथ थोड़ा पागल भी है क्योंकि जो उसका दिल चाहता था वो करता था फिर चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। इधर भी वो कुछ ऐसे करने लगता है। वो माचिस की तीली से अपनी सिगरेट जलाकर ऑयल के टैंकर में फेंकने वाला था मगर इससे पहले टैंकर में आग लगती उसका जहाज तबाह होता। एक आदमी उस तीली को पकड़ लेता है और उसे बुझाकर जहाज तबाह होने से बचा लेता है। फिर इसके बाद सरदार अपनी आर्मी को उस टैटू वाली बच्ची को पकड़ने के लिए भेजता है। उधर मैरिनर अपनी कश्ती में हेलन और उसकी बेटी को ले जा रहा था मगर तभी वहाँ सरदार की आर्मी आकर हवाई जहाज से उन पर हमला कर देती है। उनसे लड़ने के लिए हथियार लाने के लिए मैरिनर अपनी कश्ती के नीचे वाले हिस्से में जाता है। ये देख हेलन को लगता है कि शायद मैरिनर हमें छोड़कर भाग गया है, इसीलिए वो खुद ही एक हथियार से उन लोगों के जहाज पर हमला कर देती है। जब जैसे ही तीर उनके जहाज पर लगता है तो वो तबाह तो नहीं होता बल्कि रस्सी उस जहाज पर अटक जाती है जिससे अब लुटेरों का जहाज उनकी कश्ती के चारों तरफ घूमने लगता है। मगर तभी वहाँ मैरिनर आकर कैसे भी करके उस रस्सी को काट देता है जिससे लुटेरों का जहाज आजाद होकर वहाँ से चला जाता है। अब ऐसा करके हेलन ने उस हथियार का एक तीर गवा दिया था, इसीलिए मैरिनर उस पर और उसकी बेटी पर काफी गुस्सा करता है। सजा देने के लिए वो उन दोनों के बाल काट देता है जिसके बाद वो दोबारा से अपना सफर शुरू कर देते हैं। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे मगर तभी उन्हें पानी में एक जहाज दिखाई देता है जिसे देखकर हेलन कहती है हमें उस जहाज पर जाना चाहिए ताकि वहाँ से हमें खाने पीने के लिए कुछ मिल सके। अब हालांकि मैरिनर उस जहाज पर जाना तो नहीं चाहता था मगर वो हेलन की बात मानकर जहाज के मालिक के पास जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि ये दरअसल एक सौदागर है और वो यहाँ हेलन को खरीदने की बात करता है मगर इसके बदले में उसके पास मैरिनर को देने के लिए कुछ भी नहीं था। पर तभी वो मैरिनर को एक कागज दिखाता है। अब क्योंकि कागज की बहुत ही कमी थी और इस दौर में किसी के पास भी कागज नहीं था तो मैरिनर हेलन को उस कागज के बदले में आधे घंटे के लिए उस सौदागर के पास जाने का कहता है। और फिर जैसे ही हेलन उसके पास जाती है तो वो उसे लेकर जहाज के नीचे वाले हिस्से में आ जाता है। अभी वो गया ही था कि तभी उसके पीछे पीछे मैरिनर भी आ जाता है और उसे कहता है बस तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। मगर क्योंकि अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुए थे इसीलिए उस सौदागर का दिमाग खराब हो जाता है। वो एक चाकू लेकर मैरिनर पर हमला कर देता है लेकिन क्योंकि मैरिनर उससे कई ज्यादा ताकतवर था इसीलिए वो उल्टा उसी के चाकू से उसे मार देता है। अब मैरिनर जानता था कि हेलन और उसकी बेटी काफी भूखी है, इसीलिए वो पानी में कूदता है और एक काफी बड़ी मछली पकड़कर लाता है जिसके बाद वो लोग पेट भर के खाना खाते हैं। अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मैरिनर और हेलन की दोस्ती बढ़ रही थी जहाँ अब वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, इसीलिए वो हेलन की बेटी को तैरना भी सिखाता है। अब जहाँ पहले वो उन दोनों को पसंद नहीं करता था अब वो तीनों एक दूसरे के दोस्त थे। अब इसी तरह एक दिन मैरिनर देखता है कि एक और कश्ती है जो उनकी कश्ती के पीछे है। अब उसे तो कुछ भी समझ नहीं आती कि ये कश्ती किसकी है मगर जब हेलन उस कश्ती को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये समुद्री लुटेरों की है। वो इस बारे में मैरिनर को बताती है और ये भी कि ये लोग मेरी बेटी को लेने आए हैं क्योंकि उसकी पेट पर एक ठोस जमीन का नक्शा है जो एक आइलैंड है। जो सुन मैरिनर कहता है मैं नहीं मानता, ये नामुमकिन है क्योंकि पूरी दुनिया तबाह हो गई है तो ये जमीन कैसे हो सकती है। जिस पर हेलन कहती है ये बात सच है, ये जमीन सच में मौजूद क्योंकि जब ये बच्ची मुझे मिली थी तो उसके हाथ में मिट्टी थी तो तुम खुद अंदाजा लगाओ कि मिट्टी तो सिर्फ जमीन पर ही मिल सकती है ना। तब यहाँ ये राज खुलता है कि वो बच्ची हेलन की अपनी बेटी नहीं है बल्कि वो उसे पानी में मिली थी जब वो डूब रही थी और तब हेलन ने उसकी जान बचाई थी। अब हेलन की ये बात सुनकर मैरिनर को काफी गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो हेलन को एक सबमरीन में बंद करके पानी की गहराइयों में ले जाता है। सबमरीन दरअसल एक छोटी कश्ती होती है जो हर तरफ से बंद होती है और सिर्फ समंदर की गहराइयों में जाने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब पानी की गहराइयों में आकर हेलन देखती है कि यहाँ नीचे आलीशान इमारतें हैं जो सब कुछ तबाह होने से यहाँ डूब गई हैं। फिर जब ये लोग वापस ऊपर आते हैं तो देखते हैं वो समुद्री लुटेरे इनके काफी करीब आ चुके हैं।
इनकी कश्ती पर आकर दोनों को पकड़ लेते हैं। सरदार इनसे पूछता है वो बच्ची कहाँ है जो तुम्हारे साथ थी। अब क्योंकि सच में वो बच्ची के बारे में कुछ नहीं जानते थे, इसीलिए वो कहते हैं हमें नहीं पता इस बात। ये सुनकर सरदार को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो उन दोनों को मारने का हुक्म दे देता है। अब हम बच्ची को देखते हैं जो और कहीं नहीं बल्कि इसी कश्ती के नीचे छुपी हुई थी। वो उन दोनों को मारने वाली बात सुनकर ऊपर आ जाती है, जिसे देखकर सरदार फौरन ही उसे पकड़ लेता है। अब उसे बच्ची भी मिल गई थी, मगर अभी भी वो अपनी बात पर कायम रहता है, यानी वो मैरिनर और हेलन को फौरन मारने का कहता है। मगर इससे पहले वो लोग इनके साथ कुछ करते, मैरिनर हेलन को लेकर पानी में कूद जाता है। वो लोग उन पर गोलियां भी चलाते हैं, मगर वो कैसे भी करके बच जाते हैं। हेलन उसे कहती है मैं इंसान हूँ, मैं पानी में सांस नहीं ले सकती, जो सुनकर मैरिनर उसे अपना सांस देता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया वो मरमेड यानी जल परी था। फिर कुछ वक्त के बाद जब ये दोनों ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि उन लुटेरों ने इनकी कश्ती को तबाह बर्बाद कर दिया है। मगर अब क्योंकि उनके पास कोई भी जहाज या कश्ती नहीं थी, इसीलिए मजबूरन उन्हें उस तबाह हुई कश्ती पर ही आना पड़ता है। और इसके बाद ही वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। तब पानी में मैरिनर को कागज मिलता है, जो वही था जो सौदागर ने उसे दिया था हेलन के बदले। इस कागज पर भी उसी जमीन की तस्वीर बनी हुई थी, जो देख वो समझ जाता है कि सच में अभी भी जमीन का एक हिस्सा ऐसा है जहाँ मिट्टी है और वहाँ जिंदगी मुमकिन है। मगर उस जगह पर जाने का नक्शा और किसी के पास नहीं, बस उस बच्ची के पास है, यानी उसकी पीठ पर बना हुआ वो टैटू। इसीलिए मैरिनर फैसला करता है कि कुछ भी करके वो उस बच्ची को ढूंढ कर ही रहेगा। मगर उनके जहाज की हालत अब ऐसी नहीं थी कि वो इस पर सफर करते। इसके बाद एक आदमी हवाई गुब्बारे में आता है और हेलन को पुकारने लगता है। उसे देखते ही हेलन उसे पहचान लेती है, क्योंकि वो उसके कबीले का ही था। तो अब वो उन दोनों को अपने गुब्बारे में बिठा लेता है, जिसके बाद वो उन लुटेरों को ढूंढने के लिए निकल जाते। काफी देर ढूंढने के बाद मैरिनर को उन लुटेरों का जहाज मिल जाता है, जहाँ वो छुपते छुपाते उस जहाज में चढ़ जाता है। जिसके बाद वो सरदार के सामने जाता है और कहता है कि उस बच्ची को हमारे हवाले कर दो, मगर वो बच्ची देने से साफ साफ मना कर देता है। अब इनकार सुनकर मैरिनर अपने साथ लाया हुआ बॉम्ब वहाँ पड़े तेल के टैंकर में डाल देता है, जिस वजह से वहाँ काफी बड़ा धमाका हो जाता है और काफी सारे लुटेरे मारे जाते हैं। इसके बाद मैरिनर बच्ची को ढूंढने लगता है, मगर सरदार बच्ची को लेकर एक हवाई जहाज में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। मगर इससे पहले वो बच्ची को वहाँ से लेकर जा पाता, मैरिनर सिर्फ अपने हाथ से हमला करके जहाज रोक देता है, जिससे अब उसका जहाज भी तबाह हो गया था। तभी यहाँ गुब्बारे में बैठा आदमी और हेलन यहाँ पर आ जाते हैं और रस्सी के सहारे मैरिनर और बच्ची को ऊपर खींच लेते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि लुटेरों के जहाज में एक काफी बड़ा धमाका हो गया है, जिससे बचे हुए सारे लुटेरे भी अब मारे जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लुटेरों का सरदार अभी मरा नहीं है, बल्कि वो अभी जिंदा है, जो मैरिनर पर गोली चलाता है। अब वो गोली मैरिनर को तो नहीं लगती, मगर हड़बड़ी में बच्ची उस गुब्बारे से गिर जाती है। अब बच्ची को पकड़ने के लिए मैरिनर अपनी 3 कश्तियों को भेजता है, मगर इससे पहले वो बच्ची को पकड़ पाते ठीक वक्त पर रस्सी के सहारे लटक कर मैरिनर उसे बचा लेता है। जिसके बाद तीनों कश्तियाँ एक दूसरे के साथ टकराकर तबाह हो जाती है और आखिरकार उनकी भी मौत हो जाती है। एक कश्ती पर सरदार भी था, तो अब उसका भी खेल खत्म हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हेलन के साथी को नक्शा देखने आता था। वो बच्ची की पीठ पर नक्शे के जरिए उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ जमीन है। वो लोग यहाँ आकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें यहाँ एक झोपड़ी भी मिलती है, जिसके अंदर जैसे ही वो जाते हैं तो उन्हें यहाँ 2 कंकाल इन्हें ढांचे मिलते हैं, जो और किसी के नहीं बच्ची के माँ बाप के थे, क्योंकि ये झोपड़ी उसी की थी। यहाँ वो टैटू वाला हथियार भी था, जिसकी मदद से उसके माँ बाप ने बच्ची की पीठ पर टैटू बनाया। इसके बाद मैरिनर इन तीनों को वहीं छोड़कर अपनी कश्ती लेकर पानी में चला जाता है, क्योंकि अब उसे पानी में रहना ही पसंद था। जिसके बाद हेलन और वो बच्ची उसे जाता हुआ देखते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म।